हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चोल वंश के बारे में और इससे जुड़ी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखें और जो भी क्वेश्चन इसमें आपको बताए जाएंगे उन सभी को अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि चोलों का प्रशासन किस पर आधारित था। क्वेश्चन जिस तरह के पेपर में पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पे उसी तरह के फॉर्मेट बनाने की कोशिश की है। कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए हैं, कुछ एक्सपेक्टेड भी हैं, तो सभी प्रश्न को ध्यान से याद रखिएगा कि चोलों का प्रशासनिक जो प्रशासन है वो किस पर आधारित था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि स्थानीय स्वशासन पर आधारित था, तो यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। इसके साथ ही बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे नोट डाउन भी किया, ध्यान से पढ़िए कि चोल प्रशासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता थी स्थानीय स्वशासन का संगठन। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि यह लोकतांत्रिक तर्ज पर आयोजित किया गया था। कस्बों और गांवों में प्रशासनिक विधानसभाएं थी और बड़े शहरों में प्रतिनिधि सभाएं थी। उत्तर मेरूर शिलालेख, ये शिलालेख मतलब यहाँ पे अभिलेख, ध्यान दीजिएगा ये बहुत बार पूछा जाता है। उत्तर मेरूर अभिलेखों में ग्राम प्रशासन का विस्तृत विवरण मिलता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम वीवीआई पॉइंट ये रहेगा। उर और सभा दो प्रकार की सभाएं थी। आगे आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उर नट्टम शहर का एक रियासी हिस्सा था। उर गांव की आम सभा थी और सभा ब्राह्मण गांव अग्रहारा, ये भी पूछा जाता है, आगे मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। चोल साम्राज्य के लिए आय का मुख्य जो स्रोत था वो भू राजस्व था और इसमें उपज का 1/6 हिस्सा लिया जाता था। तो ये सभी चीजें आपको याद रखना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि प्रारंभिक चोलों की राजधानी क्या थी। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रारंभिक चोलों की जो राजधानी थी वो उरैयूर था। यहाँ पे ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, उरैयूर, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। संगम साहित्य के अनुसार किस चोल शासक ने पुहार यानी कावेरीपट्टनम के प्रसिद्ध बंदरगाह की स्थापना की थी। मैंने आप लोगों को संगम वंश के बारे में इसे लास्ट वाली वीडियो में बताया था और उसमें सब कुछ डिटेल्स में दिखा था। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि पुहार या फिर इसे कावेरीपट्टनम के नाम से जानते थे। तो इसकी स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना कराया गया था करिकाल के द्वारा। ठीक है, करिकाल, यहाँ पे सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था। उत्तम ग्राम प्रशासन जो था वो चोल, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। विजयालय द्वारा स्थापित मध्ययुगीन चोलों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी। देखिए पूछा जाता है कि चोल वंश की स्थापना किसने की, तो विजयालय ने किया था। ये प्रश्न आपको अच्छे से याद रखना है, ज्यादातर पूछा जाता है। और अगर आपसे पूछे कि विजयालय जब स्थापित किए थे तो चोलों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, तो यहाँ पे याद रखना आपको कि तंजौर उनकी प्रारंभिक राजधानी हुआ करती थी। यहाँ पे पढ़ पाएंगे कि विजयालय ने 9वीं शताब्दी ईस्वी में पल्लवों के अधीन एक सामंत के रूप में शुरुआत की। उसने मुतैरो यानी यहाँ पे देखिए मुतरैरो को हरा करके तंजौर, जिसे पहले तंजाउर के नाम से जाना जाता था, इस पर कब्जा किया और चोल साम्राज्य की स्थापना की। तंजौर इस नए राजवंश की प्रारंभिक राजधानी बना। बाद में राजेंद्र प्रथम के शासनकाल के दौरान राजधानी को गंगैकोंड चोलपुरम में स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट आता है कि आदित्य प्रथम जो कि विजयालय के पुत्र थे, इन्होंने किस दक्षिण भारतीय राजवंश को हरा करके चोलों के प्रभाव को बढ़ाया था। तो कौन थे वो, पल्लव को हराया था। यहाँ पे ऑप्शन सी बन जाता है। किस चोल शासक को मदुरै कोंडा कहा जाता था क्योंकि उसने पांड्यों को पराजित किया था। देखिए मदुरै कोंडा के नाम से किसे हम जानते थे, वो है परांतक प्रथम। परांतक प्रथम, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अब इतने सारे जो प्रश्न मैंने आपको बताया उनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे तो छोड़ना नहीं है। परांतक प्रथम को किस युद्ध में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने पराजित किया जिससे चोलों को लगभग 30 वर्षों तक निष्क्रिय कर दिया था। और वो युद्ध कौन सा था, तकोलम का युद्ध था। ठीक है, तकोलम का युद्ध, यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। देखिए तकोलम का युद्ध लड़ा कब गया था, लगभग 949 ईस्वी में हुआ था। लड़ने वाले कौन कौन थे, तो चोलों की अगर देखा जाए तो परांतक प्रथम के नेतृत्व में, हालांकि चोल सेना का नेतृत्व उनके पुत्र राजदित्य ने किया था। और राष्ट्रकूट की बात करें तो इसमें कृष्ण तृतीय के नेतृत्व में यह युद्ध लड़ा गया था। परिणाम की यहाँ बात करें तो इस युद्ध में चोलों की भीषण पराजय हुई। चोल युवराज राजदित्य मारे गए और राष्ट्रकूटों ने, यहाँ पे हम पढ़ पाएंगे कि तोडेमंडलम क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। प्रभाव रहा क्या, तो इस हार ने चोलों को लगभग 30 वर्षों तक कमजोर और निष्क्रिय कर दिया, जिसे चोल इतिहास में अंधकार युग या फिर
चोल साम्राज्य का ग्रहण माना जाता है, जब तक कि परांतक द्वितीय यानी सुंदर चोल और बाद में राजराज प्रथम उदय से चोल जो की शक्ति पुनर्जीवित हुई। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है जो भी चीजें यहाँ पे बताई गई। तो सबसे पहले ये चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके शासन के बाद जो कि चोल साम्राज्य का ग्रहण हुआ, या फिर हम कह सकते हैं कि चोल इतिहास में अंधकार युग स्टार्ट हुआ, तो ऐसे पूछा सकता है। तो परांतक प्रथम। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। कौन सा प्रसिद्ध अभिलेख चोलों के ग्राम प्रशासन की विस्तृत जानकारी देता है? तो ऊपर में हमने ये क्वेश्चन देखा था कि ग्राम प्रशासन के बारे में उत्तर मेरूर अभिलेख के बारे में जानकारी मिलता है, और ये मैंने आपको बताया कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, याद रखना है। राजराज प्रथम का मूल नाम क्या था? देखिए, राजराज प्रथम का मूल नाम क्या था, जिन्हें चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चोल साम्राज्य का संस्थापक विद्यालय को मानते हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर हम बात करें तो यहाँ पे कह सकते हैं राजराज प्रथम को माना जाता है, और इनका वास्तविक नाम, मूल नाम यहाँ पे पढ़ पाएंगे अरुमोली वर्मन था। अरुमोली वर्मन, ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि मूल नाम इनका अगर बात करें तो अरुमोली वर्मन, जिन्हें कभी कभी अरुल मोझी वर्मन के नाम से भी जाना जाता है। उपाधि की अगर हम बात करें, जब उन्होंने 985 ईस्वी में सिंहासन संभाला, तब उन्होंने राजा राज की उपाधि धारण की थी, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है राजाओं का राजा। ठीक है, चोल साम्राज्य के संस्थापक अगर हम बात करें तो चोल साम्राज्य का संस्थापक तो विजयालय को माना जाता है, लेकिन राजराज प्रथम ने उनकी व्यापक विजयों, नौसैनिक शक्ति के विकास और कुशल प्रशासनिक सुधारों के कारण चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक के रूप में इनको जाना जाता है। सबसे प्रसिद्ध निर्माण अगर हम देखें तो उन्होंने तंजावुर में विश्व प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण भी कराया था, जिसे राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी हम जानते हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न ये भी याद रख सकते हो आप कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो किसने कराया था? राजराज प्रथम ने कराया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है कि राजराज प्रथम ने अपनी नौसैनिक शक्ति का उपयोग करके किस महत्वपूर्ण द्वीप पर आक्रमण किया और उसके उत्तरी भाग पर कब्जा भी कर लिया था? तो कौन थे? कहां पर? श्रीलंका पर। ठीक है, श्रीलंका, ऑप्शन सी। राजराज प्रथम द्वारा तंजावुर में निर्मित विशाल और प्रसिद्ध मंदिर कौन सा था, जो चोल स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में जाना जाता है? तो क्या बनेगा? ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, राजराज प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की जिसका अर्थ होता है 3 मुकुटों वाला चोल, यानी चेर, पांडे और सिंहल पर विजय के बाद इन्होंने इस उपाधि को धारण किया था? तो राइट आंसर क्या बनेगा? यहाँ पे हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर निकल के आएगा। मोमीडी चोल के नाम से जाना जाता है, मोमीडी चोल, ऑप्शन बी। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप यहाँ पे समझ लो, मैं आपको बता देता हूँ। और देखिए, राजराज प्रथम ने जो उपाधि धारण की थी जिसका अर्थ होता है 3 मुकुटों वाला चोल, चेर, पांडे और सिंहल पर विजय के बाद इन्होंने मोमेडी चोल नामक उपाधि धारण की थी। और मोमेडी चोल जो होता है यह उपाधि तमिल भाषा से ली गई है, खास करके पूछा जाता है। और अगर पूछे कि मोमेडी का अर्थ क्या होता है तो 3 मुकुट होता है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। राजराज प्रथम के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना जिसे चोल साम्राज्य का सबसे महान विस्तारवादी शासक माना जाता है? कौन बना? तो राजेंद्र प्रथम बने थे। ठीक है, राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी। राजेंद्र प्रथम ने किस उत्तर भारतीय क्षेत्र के सफल सैन्य अभियान के बाद गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी? गंगईकोंड चोल की उपाधि किसने धारण की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने धारण किया था। कब? तो यहाँ पे बंगाल पर सफल अभियान के बाद, तो यहाँ पे बी को टिक कर सकते हैं। राजेंद्र प्रथम ने अपनी उत्तर भारत की विजय की स्मृति में किस नई राजधानी की स्थापना की थी? तो अपने नाम से इन्होंने राजधानी जो कि उपाधि जो धारण किया था, गंगईकोंड चोलपुरम की उपाधि जो धारण किया था, इसी नाम से राजधानी बना, तो यहाँ पे सी को टिक करेंगे। राजेंद्र प्रथम का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री अभियान किस दक्षिण पूर्व एशियाई साम्राज्य के खिलाफ था? किसके खिलाफ था? तो श्रीविजय, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए श्रीविजय। गंगईकोंड चोलपुरम में राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित विशाल कृत्रिम झील का नाम था जिसे चोल गंगा कहा जाता था। तो चोल गंगम। ठीक है, चोल गंगम, ऑप्शन सी। किस चोल शासक ने पंडित चोल की उपाधि भी धारण किया था? तो पंडित चोल की उपाधि भी धारण किया था किसने? राजेंद्र प्रथम ने ही धारण किया था, तो ऑप्शन डी हो जाता है। राजेंद्र प्रथम ने शैव धर्म के प्रति अपनी आस्था के प्रतीक के रूप में कौन सी उपाधि धारण की थी? मतलब शैव धर्म के प्रति उनका जो आस्था है उसको प्रतीक के रूप में माना जाता है, वो कौन सी उपाधि थी? तो शिव
शिवपाद शेखर, ठीक है, शिवपाद शेखर, यहाँ पे ऑप्शन ए। महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? तो महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक पेरुंद देवनार, ये मैंने आपको संगम काल वाली वीडियो जो थी उसमें भी बताया था। संगम युग चोल राज्य में राजसूय यज्ञ संपादित किसने किया था? तो यहाँ पे क्या बनेगा? पेरुनर कली जो थे इन्होंने किया था, तो यहाँ पे सी को टिक करेंगे। 9वीं शताब्दी के मध्य तंजावुर शहर किनके द्वारा बसाया गया था? तो तंजावुर शहर को बसाया गया था विजयालय के द्वारा, ऑप्शन सी। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था जिसने विजयालय द्वारा स्थापित मुख्य वंश का प्रतिनिधित्व किया? कौन थे? तो अधिराजेंद्र, यहाँ पे कह सकते हो, ऑप्शन सी अधिराजेंद्र। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। प्रश्न यह है कि किस चालुक्य चोल शासक ने सुंगम तवीर्त, ठीक है, तवीर्त की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है टोल या फिर टैक्स को हटाने वाला, टोल टैक्स को हटाने वाला, ताकि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने ऐसा किया था। तो करेक्ट आंसर हमारा निकल के आएगा कुलोतुंग प्रथम, ठीक है, कुलोतुंग प्रथम, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। कुलोतुंग प्रथम के शासनकाल के दौरान चोलों और किस द्वीप राष्ट्र के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए चीनी व्यापार मिशन भेजा गया था? यानी किस राष्ट्र के बीच? तो चीन, ऑप्शन डी। चोल प्रशासन में राजस्व का मुख्य स्रोत क्या था जिसे हम लोग कडमे या फिर इरे कहा जाता था? तो स्टार्टिंग में हमने बात किया था इसके बारे में, भू राजस्व जो कि था और उपज का 1/6 होता था, ठीक है। चोलों के ग्राम प्रशासन में उर का क्या अर्थ था? तो स्टार्टिंग में हमने बात किया था कि उर जो था वो सभा होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या होगा, ऑप्शन बी, सामान्य गांव के लोगों की जो सभा होती थी उसे उर कहा जाता था। चोल साम्राज्य में वेलार कौन थे? चोल प्रशासन में वेलार जो थे वो कौन थे? तो अमीर किसान को वेलार कहा जाता था, तो यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे, ठीक है। चोल काल के दौरान सालाभोग से क्या तात्पर्य है? ये भूमि से रिलेटेड वर्ड है सालाभोग, अलग अलग भूमि को अलग अलग नाम दिया गया था। तो सालाभोग जो था स्कूलों के रखरखाव के लिए भूमि जो दी जाती थी उसे सालाभोग कहते थे, तो यहाँ पे सी होगा। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया, देखिए कि चोल काल में भूमि के जो प्रकार हुआ करते थे वो कौन थे। तो चोल शिलालेख में विभिन्न प्रकार के भूमि अनुदानों का उल्लेख मिलता है, और चोल प्रशासन में सार्वजनिक और धार्मिक संस्थानों के लिए भूमि का आवंटन कैसे करता था वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। भूमि का प्रकार और उद्देश्य और प्राप्तकर्ता, जैसे सालाभोग हमने बात किया तो वो स्कूलों के रखरखाव के लिए भूमि होती थी, शिक्षा के लिए समर्पित कर दी जाती थी। साथ ही साथ इसके बाद हम यहाँ पे देख पाएंगे कि जैसे कि अगर हम ब्रह्मदेव की बात करें, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, ब्रह्मदेव जो है ये ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को कहा जाता था। देवदान जो है या फिर तिरुनाम तुकनी जो ये होता था वो मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि को कहा जाता था। पलिचंदनम जैन संस्थानों को दी जाने वाली भूमि थी, और वेलन वगाई जो था वो गैर ब्राह्मण किसानों की भूमि होती थी। तो ये जो है आपको याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछे ही जाते रहते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि चोल काल की कांस्य प्रतिमाओं में सबसे प्रसिद्ध कौन सी है जो शैव धर्म का प्रतिनिधित्व करती है? तो नटराज का यहाँ पे याद रखना, नटराज का कांस्य मूर्ति, ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि चोल काल के संदर्भ में गोपुरम क्या थे? देखिए गोपुरम जो होता था वो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मंदिर का विशाल जो प्रवेश द्वार होता था उसे हम लोग गोपुरम कहते थे, ऑप्शन बी। चोल काल के किस महान तमिल कवि ने कंब रामायण की रचना की है? तो यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा, कंबन, ठीक है। नाम से ही आपको थोड़ा सा याद रखना है, कंबन। अगला है कि चोल वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो चोल वंश के पतन का मुख्य कारण क्या माना जाता है? पांड्यों और होयसलों का जो उदय हुआ धीरे धीरे जाकर के चोल वंश का समापन या फिर पतन का कारण बना। राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम के शासनकाल के दौरान चोलों की प्रमुख नौसेना शक्ति का मुख्य कारण क्या था? तो यहाँ पे कह सकते हैं कि व्यापार पर नियंत्रण, ठीक है, व्यापार पर नियंत्रण, ऑप्शन ए। चोल काल के पेरुंदकम, जो पेरुंदम होते थे पेरुंदकम, और सिरुंदम जो होते थे सिरुंदम, वो कौन थे? यानी पेरुंदन और सिरुंदम जो होते थे वो कौन थे? तो यहाँ पे याद रखेगा, ये प्रश्न पूछा जाता है कि गांव में जो जैसे कि अगर उच्च और निम्न श्रेणी के जो अधिकारी होते थे उनको कहा जाता था
तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। इस चोल शासक को क्षत्रियों में सबसे महान राजा की उपाधि दी गई है। क्षत्रियों में सबसे महान राजा की उपाधि दी गई है, वो है राजाधिराज प्रथम, ठीक है, राजाधिराज प्रथम, ऑप्शन सी। चोलों के अधीन नाडुओं का अर्थ क्या होता था? नाडुओं का अर्थ क्या होता था? वीर पत्थर, ठीक है, वीर पत्थर यानी जो पत्थर है वीर पत्थर, यहाँ पे ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न अब क्या बनता है कि चोल काल की कला में विमान क्या था? बताइए कि चोल काल की कला में जो विमान होता था वो क्या था? तो यहाँ पे कह सकते हैं कि मुख्य मंदिर के ऊपर की जो पिरामिड नुमा जो मीनार होता था उसे विमान कह सकते थे, ऑप्शन सी। गोपुरम प्रवेश द्वार होता था और यहाँ पे विमान, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि चोल काल में इरिपति क्या थी? चोल काल में इरिपति क्या थी? इरिपति क्या थे? तो इरिपति यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि टैंकों को दान दी गई जो भूमि होती थी वो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टैंकों को दान दी गई भूमि को इरिपति कहा जाता था। अब देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि टैंकों का मतलब क्या हुआ। टैंक मतलब वो युद्ध वाला टैंक नहीं, यहाँ पे मतलब सिंचाई टैंकों या फिर तालाबों के रख रखाव के लिए जो दान दी जाती थी उसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि तालाब कह सकते हो या फिर सिंचाई टैंक के, सिंचाई टैंक के लिए जो रख रखाव की भूमि थी उसको कहा जाता था। तो ये चीज याद रखिएगा, इरिपति, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि चोलों के अधीन जो सभा थी किसे संदर्भ करती थी? चोलों के अधीन सभा किसे संदर्भ करते थे? तो राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन बी, ब्राह्मणों के गांव की सभा। यहाँ पे बी को टिक करेंगे, ब्राह्मणों की गांव की सभा। चोल काल के किस शासक ने श्री विजय के शासक को बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी थी? बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी थी और वो कौन थे? तो यहाँ पे राजराज प्रथम, ठीक है, राजराज प्रथम, ऑप्शन ए। चोलों का अंतिम अभिलेख जो है वो किस वर्ष का है जो उनके पतन को दर्शाता है? तो यहाँ पे करेक्ट क्या बनेगा? हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ठीक है, 1279, यहाँ पे ऑप्शन। कुल मिलाकर चोल वंश से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जाए तो इतने सारे क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए थे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।